आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 जो कि डील करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। इसका फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 299 जो कि डील करता है कल्पेबल होमोसाइड से। ये होमिसाइड वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड होमोसिटो से, जिसका मतलब है होमो मीन्स मैन, सिटो मीन्स कट। मतलब जब एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग को मार दे तो उसे हम कहते हैं होमिसाइड। पर यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है कल्पेबल होमिसाइड। अब ये होमिसाइड दो तरह का होगा, एक होता है लॉफुल होमिसाइड, एक होता है अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड वो होंगे जो आपके जनरल एक्सेप्शन में फॉल करे, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का मर्डर करा, दूसरे पर्सन की डेथ कोज कर दी और उसका वो एक्ट जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर गया, तो मतलब ये उसका होमिसाइड जो उसने किया ये होगा लॉफुल होमिसाइड। दूसरा आता है अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल होमिसाइड का ही एक पार्ट है कल्पेबल होमिसाइड। मतलब अनलॉफुल होमिसाइड में कवर होगा सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 304A, सेक्शन 304B, सेक्शन 305, सेक्शन 306। उसके बाद बात आती है कि इन्होंने होमोसाइड के आगे वर्ड यूज़ किया है कल्पेबल। मतलब एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ कोज कर दी, और यहाँ इन्होंने होमोसाइड से पहले वर्ड यूज़ किया है कल्पेबल। कल्पेबल मतलब ब्लेम वर्दी, फॉल्टी, क्रिमिनल। तो कल्पेबल होमोसाइड का मतलब हुआ एक ह्यूमन बीइंग ने जब दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारा तो वो एक क्रिमिनल एक्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 299 को बेयर एक्ट से। देखिए ये कहते हैं हुएवर कोज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, मतलब एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ कोज कर दी कोई एक्ट करके। अब एक्ट क्या होता है ये हमने सेक्शन 32 में पढ़ा था कि एक्ट में इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होगा, कि मतलब अगर किसी पर्सन की ड्यूटी है किसी को बचाना और अगर वो उसको नहीं बचाता तो ये भी माना जाएगा कि उसने उस पर्सन की डेथ कोज करी है। तो अब हम सेक्शन 299 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की डेथ कोज करी विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ। इसका सेकेंड पार्ट है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कोज डेथ। इसका थर्ड पार्ट है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कोज डेथ कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। मतलब एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की डेथ कोज करी, इन 3 में से किसी भी एक कारण में से, तो ये माना जाएगा कि उसने कल्पेबल होमोसाइड किया है। अब सेक्शन 299 के इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ कोज करी विद इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, और ये जो डेथ कोज करी ये पूरी इंटेंशन से करी कि हाँ वो पर्सन उसी पर्टिकुलर पर्सन की ही डेथ कोज करना चाहता था, तो वो पर्सन लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। उसके बाद दूसरे पार्ट में ये कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को ऐसी बॉडीली इंजरी दी कि उन इंजरीज की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। या मान लीजिए ए ने बी को एक सिंगल लाठी ब्लो दिया जिसकी वजह से बी की डेथ हो गई। अब ए के ऊपर ट्रायल चल रहा है। अब जब ट्रायल चल रहा है तो कोर्ट के सामने ये बात आई कि मैंने एक सिंगल ब्लो ही दिया था जिसकी वजह से बी की डेथ हो गई। मतलब वो कहना चाहता है कि उसकी इंटेंशन थी सिर्फ बॉडीली इंजरी पहुंचाना और उस इंजरी की वजह से क्या हुआ, वो मर गया। अब ये बताएगा कौन कि एक सिंगल लाठी ब्लो से कोई पर्सन मर भी सकता है। इस केस में अब कोर्ट डॉक्टर की ओपिनियन लेगी कि क्या इस सिंगल लाठी ब्लो से किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। अगर डॉक्टर ने कहा हाँ हो सकती है तो ये ओपिनियन डॉक्टर की ओपिनियन को कॉरबोरेट करते हुए तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने कल्पेबल होमोसाइड किया है। देखिए यहाँ वर्ड यूज़ किया है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी, मतलब उस पर्सन की पूरी इंटेंशन थी उसको बॉडीली इंजरी पहुंचाने की। ये बॉडीली इंजरी इतनी थी कि इससे किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, तो वो पर्सन जिसने ये बॉडीली इंजरी अपनी इंटेंशन से पहुंचाने की कोशिश करी वो लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। उसके बाद आते हैं सेक्शन 299 के थर्ड पार्ट पे, जो ये कहते हैं विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कोज डेथ। मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ जानते हुए ऐसा कोई एक्ट उसके साथ किया जिससे उसकी डेथ हो सकती है, ये उसे पता है। अगर ऐसे कोई एक्ट किया तो वो पर्सन भी लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। फॉर एग्जांपल ए एक थोड़ी सी ऊंची दीवार के साथ खड़ा हुआ है किसी बच्चे को लेकर, उसकी गोदी में बच्चा है, उसे पता है कि अगर ये बच्चे को मैंने यहाँ से नीचे गिराया तो वो मर सकता है। यहाँ
उसको नॉलेज है कि अगर मैंने यहाँ से बच्चे को नीचे फेंका तो वो मर सकता है, और फिर भी अगर वो उस बच्चे को नीचे फेंकता है और वो बच्चा मर जाता है, तो यहाँ ये पर्सन लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए, क्योंकि उसे नॉलेज थी कि जो एक्ट मैं करने जा रहा हूँ इससे इस बच्चे की डेथ हो सकती है, तो वो पर्सन लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। यहाँ देखिए सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या डिफरेंस है। सेकंड पार्ट में वो कोई बॉडीली इंजरी करना चाहते थे जिसकी वजह से डेथ कोज हो गई, और थर्ड पार्ट में कि उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे कि डेथ कोज हो सकती है। उसके बाद ये सेक्शन 299 में 3 एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बात करती है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की डेथ कोज करी, जिस पर्सन की उसने डेथ कोज करी उसे पहले से या तो कोई डिसऑर्डर था, कोई डिसीज़ थी या कोई इन्फर्मिटी थी। ये जानते हुए भी अगर उसको ये पर्सन कोई ऐसा एक्ट उसके साथ करता है जिससे उसकी डेथ कोज हो जाती है, तो ये पर्सन लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। फॉर एग्जाम्पल बी एक पर्सन है जिसे एक्स ने शूट किया, उसके पाँव में शूट किया, वो पड़ा हुआ है, तड़फ रहा है रोड के ऊपर। अब ए आता है, अब ए की भी इस बी पर्सन के साथ कोई दुश्मनी है, वो कहता है कि इसके पैर पे गोली तो लगी हुई है, चलो मैं भी कुछ ना कुछ कर देता हूँ। वो क्या करता है, वहाँ एक लाठी पड़ी होती है, उस लाठी से उसके ऊपर अटैक करता है उसके दूसरे पाँव के ऊपर, जिसकी वजह से इन दोनों इंजरीज़ की वजह से ये पर्सन मर जाता है। तो ये पर्सन जिसने ये जानते हुए कि उसको चोट ऑलरेडी लगी हुई है, उसे कोई ना कोई डिसऑर्डर है, ये जानते हुए भी उसके ऊपर जो अटैक किया, अगर वो मर जाता है तो ये पर्सन लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन 2 में बात करते हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऐसी बॉडीली इंजरी दी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, और उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसे उस बॉडीली इंजरी के लिए दोबारा फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो ये पर्सन अब ये डिफेंस नहीं ले सकता कि क्योंकि उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला इसीलिए वो मर गया। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को शूट किया हॉस्पिटल के सामने। अब जब उसको ट्रायल में लेकर आया गया, ए के ऊपर चार्ज लगाया, जब ए की एविडेंस हुई तो वो कहता है अपने डिफेंस में, मैंने इसे हॉस्पिटल के सामने इसीलिए शूट किया था ताकि इसे हॉस्पिटल ले जाकर लोग इसका ट्रीटमेंट करवा सके। अब हॉस्पिटल ने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया या स्किलफुल इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इस तरह का डिफेंस ए नहीं ले सकता। उसके बाद ये थर्ड एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं कि अगर कोई चाइल्ड मदर की वूम में है और फिर उसकी डेथ कोज की जाती है, तो वो पर्सन जिसने ये डेथ कोज करी है लायबल होगा मिस कैरेज के लिए। पर डिलीवरी के टाइम में अगर किसी वुमेन की वूम से वो चाइल्ड का कोई भी पार्ट बाहर आ चुका है, उसके बाद अगर उस चाइल्ड की डेथ कोज की जाती है, तो फिर वो पर्सन लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। ये कहती है इसकी एक्सप्लेनेशन 3। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 300 जो कि डील करता है मर्डर से। देखिए यहाँ सेक्शन 300 में एक तो ये बताया गया है कि कौन सा एक्ट मर्डर है, साथ ही सेक्शन 300 में ही 5 एक्सेप्शन दी गई हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि कल्पेबल होमोसाइड कब मर्डर नहीं है। अब अगर आप सेक्शन 300 की स्टार्टिंग की लाइन पढ़ें तो ये लिखते हैं एक्सेप्ट इन द केस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर। मतलब सेक्शन 300 में जो एक्सेप्शंस दी हुई हैं उन्हें छोड़कर सभी कल्पेबल होमोसाइड मर्डर्स हैं। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि सभी मर्डर कल्पेबल होमोसाइड हैं, बट सभी कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं है। मतलब कल्पेबल होमोसाइड का सर्कल वाइड है और उस कल्पेबल होमोसाइड में आता है मर्डर। देखिए जहां हमने सेक्शन 299 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा, वहीं सेक्शन 300 को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ये कहते हैं इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ। अब अगर आप सेक्शन 300 का फर्स्ट पार्ट देखें तो ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की डेथ कोज करी इंटेंशन से तो वो मर्डर कहा जाएगा। उसके बाद सेकंड क्लोज में ये कहते हैं कि एक पर्सन ने, ऑफेंडर ने दूसरे पर्सन को बॉडीली इंजरी पहुंचाने की कोशिश करी इंटेंशनली, जो कि वो जानता था कि अगर मैंने इसको इस पार्ट पर इंजर किया तो इसकी डेथ कोज हो जाएगी, तो वो पर्सन जिसने इस तरह की इंजरी कोज करी लायबल होगा मर्डर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, बी को स्टमक में कोई प्रॉब्लम है और ए को पता है कि बी को स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, और फिर जब इनका डिस्प्यूट अराइज होता है तो ए क्या करता है, बी को इंजरी पहुंचाने की नीयत से, बॉडीली इंजरी पहुंचाने की नीयत से, और वो बॉडीली इंजरी उस ऑफेंडर को पता है कि इतनी ज़्यादा मैं इसको इंजर करने वाला हूँ कि इसकी डेथ कोज हो जाएगी, वो क्या करता है, वो एक शार्प वेपन से उसकी उसी स्टमक पे अटैक करता है जहाँ पर कि उसको पता है कि इसको प्रॉब्लम है। अगर इस तरह का एक्ट कोई ऑफेंडर करता है ये जानते हुए कि अगर मैंने इसे यहाँ पे चोट पहुँचाई तो ये मर जाएगा, तो वो पर्सन लायबल होगा मर्डर के लिए। उसके बाद ये थर्ड क्लोज में बात करते हैं कि एक पर्सन ने इंटेंशनली दूसरे पर्सन को ऐसी बॉडीली इंजरी करने की कोशिश करी जो कि सफिशेंट है कि हाँ, अगर इस तरह की बॉडीली इंजरी किसी को की जाती है तो वो मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के वाइटल पार्ट के ऊपर किसी शार्प वेपन से अटैक करना, और इस अटैक करने की नीयत यही थी कि उसको बॉडीली इंजरी हो जाए, और पर साथ ही ये भी सफिशिएंट है कि अगर इस तरह की बॉडीली इंजरी किसी शार्प वेपन से किसी वाइटल पार्ट पे किसी की बॉडी पे की जाती है तो वो मर जाएगा, तो ये पर्सन लायबल होगा मर्डर के लिए। उसके बाद लास्ट और फोर्थ क्लोज में ये बात करते हैं कि एक पर्सन कोई ऐसा एक्ट करने जा रहा है जो कि उस पर्सन को पता है कि जो एक्ट मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत ही डेंजरस है और इससे सभी प्रोबेबिलिटीज़ में, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ मतलब 100% डेथ कोज हो सकती है। अगर इस तरह का कोई एक्ट वो पर्सन करता है तो वो लायबल होगा सेक्शन 300 के फोर्थ क्लोज में, तो वो पर्सन लायबल होगा मर्डर के लिए। उसके बाद सेक्शन 300 में जो एक्सेप्शंस दी हुई हैं उन्हें पढ़ने से पहले हम देखते हैं सेक्शन 299 और सेक्शन 300 में डिफरेंस क्या है। देखिए, यहाँ ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की डेथ कोज करी तो वो कल्पेबल होमोसाइड भी है और वो मर्डर भी है। अब हमें ये देखना है कि किसी ने किसी की डेथ तो कोज कर दी, अब वो कल्पेबल होमोसाइड है या मर्डर है। उसके बाद आपको देखना है कि वो एक्ट, वो डेथ जो कोज कर दी किसी पर्सन ने, वो सेक्शन 299 के किस क्लोज में फॉल कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है, सेकंड में कर रहा है या थर्ड में कर रहा है। ये देखने के बाद अब आपको आना है सेक्शन 300 में। अगर कोई एक्ट सेक्शन 299 के फर्स्ट क्लोज में फॉल करता है तो अब आपको चेक करना है सेक्शन 300 का फर्स्ट क्लोज। उसके बाद आपको चेक करना है सेक्शन 300 का फर्स्ट क्लोज। अगर कोई एक्ट सेक्शन 299 के सेकंड क्लोज में फॉल कर रहा है तो उसके लिए आपको चेक करना है सेक्शन 300 का सेकंड और थर्ड क्लोज। अगर कोई एक्ट सेक्शन 299 के फोर्थ क्लोज में फॉल कर रहा है तो अब आपको चेक करना है सेक्शन 300 का फोर्थ क्लोज। अब आपको देखना है कि जो वो एक्ट हुआ उसकी ग्रेविटी क्या थी, मतलब किस तरह का वेपन यूज़ किया गया, किस तरह की इंजरी कोज की गई और बॉडी के किस पार्ट पर इंजरी कोज की गई। अगर कोई वाइटल पार्ट है, कोई शार्प वेपन है तो उस पर्सन के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। अगर कोई शार्प वेपन नहीं है और वाइटल पार्ट पे भी अटैक नहीं किया गया तो मतलब उसने कल्पेबल होमोसाइड किया। पर ये बात ध्यान रहे, जब भी आप सेक्शन 299 का फर्स्ट क्लोज देखेंगे तो वो कहते हैं इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और अगर आप सेक्शन 300 का फर्स्ट क्लोज देखेंगे तो वो भी यही बात करते हैं इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की डेथ इंटेंशन से करता है तो वो सिर्फ मर्डर ही होगा, वहाँ कल्पेबल होमोसाइड होने का कोई चांस ही नहीं बनता। उसके बाद हमारी जो बाकी की सर्कमस्टेंसेस हैं वहाँ पे हमें उस ऑफेंस की ग्रेविटी और उस ऑफेंस में यूज़ किए गए वेपन, उस ऑफेंस में किस पार्ट पे उस पर्सन के अटैक किया गया, ये चीज़ें देखनी होंगी। जैसे कि सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा कि अगर किसी पर्सन को इंटेंशनली बॉडी इंजरी दी गई है जिसकी वजह से डेथ कोज हो सकती है, और वहीं सेक्शन 300 के सेकेंड और थर्ड में भी यही कहते हैं। सेकेंड में वो कहते हैं ऑफेंडर को पता था कि जहाँ मैं अटैक कर रहा हूँ बॉडीली इंजरी के लिए वहाँ की डेथ हो सकती है। थर्ड में वो कहते हैं कि जहां वो ऑफेंडर उसको बॉडीली इंजरी देना चाहता है वो बॉडीली इंजरी इतनी सफिशिएंट है कि उसकी डेथ हो सकती है। अब 299 में भी इंजरी की बात कर रहे हैं, 300 में भी इंजरी की बात करें। अब यहाँ पे कोर्ट को देखना है कि क्या ये इंजरी किस तरह की है, किस तरह का वेपन यूज़ किया गया। अगर इस पूरे एक्ट को करने के लिए पिस्टल यूज़ की गई है, कोई तलवार यूज़ किया गया है, कोई चाकू यूज़ किया गया है, तो मतलब उस पर्सन की पूरी इंटेंशन थी उसको मारने की, तो मर्डर का चार्ज लगेगा। अगर किसी को लाठी से मारा गया है और हाथ पाँव मतलब वाइटल पार्ट्स पे अटैक नहीं किया गया, किसी और पार्ट पे अटैक किया गया, जैसे हाथ पर अटैक किया, पाँव पर अटैक किया और फिर वो मर गया, तो मतलब कोर्ट देखेगी कि इसकी इंटेंशन नहीं थी और ना ही इसकी इंटेंशन इस तरह की इंजरी देने की थी कि ये मर जाए, तो और फिर वो मर गया तो उस पर चार्ज लगेगा कल्पेबल होमोसाइड का। उसके बाद सेक्शन 299 का थर्ड क्लोज बात करता है कि अगर किसी को
अगर किसी ऑफेंडर ने नॉलेज से, उसको ये नॉलेज है कि जो इंजरी मैं पहुंचाने वाला हूँ उससे इसकी डेथ कोज हो सकती है। और वहीं सेक्शन 300 के 4th क्लोज में वो कहते हैं कि एक पर्सन को पता है कि जो एक्ट मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही डेंजरस है, उसमें सभी प्रोबेबिलिटीज़ में डेथ कोज हो सकती है। तो यहाँ क्या है ना, सेक्शन 299 की ग्रेविटी कम है, सेक्शन 300 में वो बिल्कुल कंफर्म है कि पूरी 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये मर जाएगा। तो यहाँ इस प्रोबेबिलिटी को चेक करते हुए कोर्ट देखेगी, अगर 100% प्रोबेबिलिटी है तो मर्डर का चार्ज लगेगा, अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। और आपका यही डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया तीनों क्लोज को सेक्शन 300 के क्लोज के साथ समझने का, यही डिफरेंस आपका हेल्ड किया गया था रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 300 की 5 एक्सेप्शंस में। मतलब कोई भी केस अगर इन 5 एक्सेप्शन में फॉल करता है और उस एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हुई है और वो एक्ट इन 5 एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है, तो मतलब उस पर्सन पे जो चार्ज लगेगा वो कल्पेबल होमिसाइड का होगा, मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। जिसमें फर्स्ट एक्सेप्शन है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। वो कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की डेथ कोज कर दी, और ये डेथ कोज क्यों करी, क्योंकि उसे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया गया था। इस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से वो अपने माइंड पर कंट्रोल खो गया और उसने उस पर्सन की डेथ कोज कर दी। अगर इस तरह से किसी ने प्रोवोकेशन में किसी की डेथ कोज करी है और ये प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन होना चाहिए, तो ही उस पर्सन को सेक्शन 300 की एक्सेप्शन मिल जाएगी। मतलब उस पर जो चार्ज लगेगा वो कल्पेबल होमिसाइड का लगेगा। और उसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की डेथ कोज कर दी मिस्टेक में या एक्सीडेंटली, तो वो भी इस एक्सेप्शन में फॉल होगा। मतलब उस पर जो चार्ज लगेगा उस डेथ कोज करने का वो कल्पेबल होमिसाइड का होगा, ना कि मर्डर का। यहाँ जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ग्रेव और सडन, देखिए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जैसे ही प्रोवोकेशन हुई उस प्रोवोकेशन के तुरंत बाद उसने वो एक्ट किया हो, पर यहाँ ये ध्यान रहे कि वो प्रोवोकेशन किस तरह की थी। हो सकता है प्रोवोकेशन इस तरह की हो जिसका किसी पर्सन के माइंड पर लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट रहे, तो उसमें फिर ये टाइम नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये केस था आर वर्सेस आलूवालिया 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हुआ क्या, हस्बैंड और वाइफ थे। हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ को इल ट्रीट करता था, उसके साथ बुरी तरीके से व्यवहार करता था। और एक दिन क्या हुआ, इस हस्बैंड ने दूसरी वुमेन के साथ शादी कर ली और उसे अपने घर में लेकर आया। घर में लेकर आने के बाद वो इल ट्रीटमेंट तो अपनी पहली वाली वाइफ के साथ करता ही था। एक दिन उसने क्या किया, अपनी उस वाइफ को, पहले वाली वाइफ को अपने सामने बिठाया, अपनी जिस नई वाइफ के साथ वो शादी करके आया था दूसरी वाइफ के साथ, उसके साथ वो इलिसिट रिलेशन में रहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और अपनी फर्स्ट वाइफ को कहता है कि आप सामने बैठकर देखो। तो इस तरह की प्रोवोकेशन किसी वाइफ के ऊपर बहुत ही ग्रेव है और इसका कोई टाइम नहीं है कि थोड़े टाइम तक रहेगी या ज़्यादा टाइम तक रहेगी, ये स्लो एक्शन प्रोवोकेशन है। तो इस वाइफ ने क्या किया, एक दिन ऑयल लेकर आई, उस ऑयल में केरोसिन ऑयल मिलाया, केमिकल मिलाया और अपने हस्बैंड को कहती है आओ मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। और उसकी पूरी बॉडी पर उसने ये तेल लगा दिया और फिर आग लगा दी, जिससे कि वो हस्बैंड मर गया। अब इसके ऊपर ट्रायल चला। उसके बाद कोर्ट ने यहाँ इस केस में ये हेल्ड किया, तो कोर्ट ने यहाँ इस केस में ये हेल्ड किया कि ये जो इस वुमेन ने एक्ट किया ये ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में किया। ये बात ठीक है कि उसने ये एक्ट उस प्रोवोकेशन के बहुत बाद किया, पर ये प्रोवोकेशन स्लो एक्शन प्रोवोकेशन थी जिसका उस वुमेन के माइंड पे लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ इस वुमेन को डिफेंस मिल गया और उसका ये एक्ट कल्पेबल होमिसाइड माना गया, ना कि मर्डर। उसके बाद ये एक्सेप्शन 1 में 3 प्रोवाइजोज ऐड करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोवाइजो बात करता है कि जो पर्सन प्रोवोक कर रहा था या तो प्रोवोकेशन हुई नहीं, या जिस पर्सन ने वो एक्ट किया, मतलब जो ऑफेंडर था उसने वॉलंटरली प्रोवोकेशन मान ली। किसी एक्ट को कोई पर्सन खुद से प्रोवोकेशन मान कर कोई एक्ट कर दे तो बाद में अपने वो उस खुद के माने हुए एक्ट को डिफेंस में नहीं ले सकता कि मैंने ये एक्ट प्रोवोकेशन में किया था। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो में कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट लॉफुली किया या पब्लिक सर्वेंट ने कोई एक्ट किया, आप उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अब उसकी डेथ अगर कोज कर देते हो तो ये नहीं माना जाएगा कि उस पब्लिक सर्वेंट ने आपको प्रोवोक किया था। उसके बाद थर्ड में वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उस प्राइवेट डिफेंस को प्रोवोकेशन मानकर उसकी डेथ नहीं कोज कर सकते, और अगर आपने कोज कर दी तो बाद में ये आप डिफेंस नहीं ले सकते। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं, ये ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन जो है उसको
एक्सप्लेन करने के लिए ये कहते हैं कि जो भी प्रोवोकेशन ग्रेव है या सडन है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। जो भी फैक्ट कोर्ट के सामने होंगे किसी केस के, तो कोर्ट उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखेगी कि क्या ये प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन थी या नहीं थी। जैसे इस केस में जो हमने वुमेन वाला केस डिस्कस किया, जो वुमेन ने हमने हस्बैंड के ऊपर ऑयल लगाया, यहाँ पर जो उसकी प्रोवोकेशन थी वो ग्रेव भी थी, चाहे भले ही सडन नहीं थी, बट वो सडन मानी जाएगी क्योंकि वो स्लो एक्शन प्रोवोकेशन थी। उसके बाद आते हैं एक्सेप्शन 3 पे। एक्सेप्शन 3 बात करती है कि कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में अपनी पावर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर देता है और उसके इस एक्ट से अगर किसी पर्सन की डेथ कोज हो जाती है तो उसका ये एक्ट एक्सेप्शन 3 में फॉल करेगा। मतलब अगर किस पर्सन की डेथ कोज हुई है तो वो मर्डर नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। पर यहाँ जो बात ध्यान रखनी है कि ये जो डेथ कोज हुई ये गुड फेथ में हुई और उसकी जो ड्यूटी थी उस ड्यूटी के डिस्चार्ज में हुई। मतलब ये नहीं कि उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी ही नहीं है किसी को मारने की और फिर वो इस तरह का एक्ट कर रहा है तो उसे डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी है, गुड फेथ में उसने अगर ये एक्ट किया है, तो फिर उस पब्लिक सर्वेंट को डिफेंस मिल जाएगा एक्सेप्शन 3 में। करते हैं उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 300 की एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 2 में ये कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ ये एक्सेप्शन 2 में कहते हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की डेथ कोज कर दी। ये जो डेथ कोज करी उसने अपने प्राइवेट डिफेंस का जितना यूज़ करना चाहिए था उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया, गुड फेथ में किया हो, बिना किसी प्री मेडिटेशन के किया हो। मतलब उसकी पहले से ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ एक्ट करूँगा, और ना ही उसकी कोई ऐसी इंटेंशन थी कि मुझे ज़्यादा हार्म करना है, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा मुझे हार्म करना है, ऐसी उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। इसे एक बार बैरेक्ट से रीड करते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम। गुड फेथ में किया हो, पावर को एक्सीड कर दिया by law or cause the death of the person against whom he exercised such right of defense without premeditation, और पहले से कोई premeditation नहीं थी कि मैंने इस तरह का कोई एक्ट करना है, and without any intention of doing more harm than it is necessary for the purpose of such defense। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी ये दोनों भाई थे, इनका किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। अब इन दोनों का जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था वो सी ने कहा चलो तुम लोग मेरे घर पे आ जाना, हम लोग वहाँ बैठ के तुम्हारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देंगे। जब ये लोग वहाँ बैठे हुए थे तो इनकी आपस में इतनी बहस हो गई कि एक वो होता है गंडासा बोलते हैं जिसको, एक तरह से कुल्हाड़ी की तरह वो होता है। उसने बी ने क्या किया, वो उठाया और उठाकर सी के ऊपर अटैक करने लगा। सी ने अपने आप को बचाने के लिए वो गंडासा उसके हाथ से छीन लिया। जैसे वो गंडासा उसके हाथ से छीना, सी ने अपने बचाव करते हुए वही गंडासा बी के ऊपर मारा, जिसकी वजह से बी के एब्डोमेन में ये लगा और बी की डेथ हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पे सी ने जो एक्ट किया वो कल्पेबल होमिसाइड है या वो मर्डर है। अब यहाँ पे सी ने जो उससे गंडासा लिया तो ये उसने लिया क्योंकि वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा था। अपना प्राइवेट डिफेंस करते करते उसने गंडासा उसको एक सिंगल ब्लो किया जो कि इसके एब्डोमेन में लगा और उसकी डेथ कोज हो गई। यहाँ पे जैसे ही उसने गंडासा उसके हाथ से छीन लिया था प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, पर क्योंकि अभी भी उनके बीच में हाथापाई चल रही थी तो एक्यूज्ड उसको कोई और हार्म कर सकता है पर उसकी डेथ कोज नहीं कर सकता। यहाँ पे सी ने अपने उस प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया और उसकी डेथ कोज कर दी। अब एब्डोमेन में लगा है तो एब्डोमेन भी एक वाइटल पार्ट है बॉडी का, तो ये हुआ मर्डर। अब ये हुआ मर्डर। अब हम इस चीज़ की फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं एक्सेप्शन 2 को ध्यान में रखते हुए। क्या ये डेथ तभी कोज हुई जब बी अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा था? हाँ। क्या ये सी का एक्ट विदाउट प्रीमेडिटेशन था? देखिए अब गंडासा बी खुद लेकर गया था, सी अपने घर से नहीं लेके गया था, मतलब ये विदाउट प्रीमेडिटेशन था। पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी सी की कि वो ऐसा एक्ट कर देगा वहाँ जाकर। क्या ये एक्यूज ने गुड फेथ में किया? उसने अपने आप को और दूसरे पर्सन को बचाने के लिए ये एक्ट किया, तो ये गुड फेथ में हुआ। और यहाँ उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो उसे ज़्यादा हार्म पहुँचाए, वो हार्म तो थोड़ा ही पहुँचाना चाहता था और वो हार्म बड़ा हो गया। तो यहाँ पे इन चारों सिचुएशन को देखते हुए हमारी एक्सेप्शन 2 जो है वो फिलफिल होती है। मतलब सी ने जो एक्ट किया वो मर्डर नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड है। तो सी को पनिश किया जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, ना कि मर्डर के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन 4। देखिए यहाँ ये एक्सेप्शन 4 में बात करना चाहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक सडन फाइट हुई। उस सडन फाइट या सडन क्वारल में हीट ऑफ पैशन में विदाउट प्री मेडिटेशन
अगर किसी ने दूसरे पर्सन पे कोई ऐसा अटैक किया जिससे उसकी डेथ हो गई और ये जो उसने अटैक किया ये यूजुअल मैनर में किया हो तो उसे डिफेंस मिल जाएगा। उसका ये एक्ट जिससे दूसरे पर्सन की डेथ हुई मर्डर काउंट नहीं होगा, उसे चार्ज किया जाएगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी की सडन फाइट हुई, उस फाइट में ए ने बी के ऊपर अटैक किया, बी ने क्या किया, वहाँ ए ने बी के ऊपर अटैक किया डंडे से, वहाँ क्या एक पत्थर पड़ा हुआ था, बी ने वो पत्थर उठाया और ए को मारा। एक पत्थर लगते ही, एक पत्थर मारना अपने आप को बचाने के लिए यूजुअल मैनर है, जैसे ही उसको एक पत्थर लगा वो मर गया। तो यहाँ पे ए ने जो एक्ट किया वो कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, ना कि मर्डर, क्योंकि उसका ये एक्ट फॉल करता है एक्सेप्शन 4 में। यहाँ जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि विदाउट प्री मेडिटेशन होनी चाहिए, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, सडन फाइट या सडन क्वारल होना चाहिए। जो मैनर उसने यूज़ किया वो यूजुअल मैनर होना चाहिए, अनयूजुअल मैनर नहीं होना चाहिए। ये नहीं एक डंडे के बदले में उसने 100 पत्थर मार दिए और फिर उससे डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं, एक सिंगल पत्थर उसने मारा और उससे उसकी डेथ हो गई। तो मतलब यूजुअल मैनर होना चाहिए। और किसी ने दूसरे का अनड्यू एडवांटेज ना लिया हो, कि सामने वाले ने जिसने आपके ऊपर अटैक किया था वो बहुत ही ओल्ड एज का था और आप बहुत यंग एज के हो, तो आप उसको वैसे ही रोक सकते हो बिना किसी और चीज़ से उस पर अटैक किए हुए। तो इस तरह की अगर अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाई है तो ही ये एक्सेप्शन में फॉल होगा एक्ट। अगर उसने कोई अनड्यू एडवांटेज उठाई है तो फिर ये एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगा। उसके बाद ये लास्ट एक्सेप्शन 5 में बात करते हैं। देखिए यहाँ ये एक्सेप्शन 5 में बात करना चाहते हैं कि एक पर्सन जो 18 साल से ऊपर है उसकी डेथ कोज हुई है, और क्यों हुई है, क्योंकि उसने कंसेंट दी थी, उसकी कंसेंट देने की वजह से कोई एक्ट किया जिसकी वजह से उसकी डेथ कोज हो गई। अब यही चीज़ आपने जनरल एक्सेप्शंस में भी पढ़ी थी, आपको अब ये देखना होगा कि क्या ये एक्ट जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है। अगर जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो उस पर्सन को कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा। अगर ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा, कोई 18 साल से ऊपर का कोई पर्सन है जिसने खुद से कंसेंट दी, उस कंसेंट की वजह से अगर उसकी डेथ कोज हो जाती है और वो जनरल एक्सेप्शन में भी फॉल नहीं कर रहा, तो वो फिर फॉल करेगा एक्सेप्शन 5 में। मतलब जो उस पर्सन की डेथ हुई वो मर्डर नहीं मानी जाएगी, वो कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा।